अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, कोरोना वायरस की वबा ने पूरी दुनिया के मुआशी और सियासी निज़ाम को बुरे तरह से मुतासर किया है। पाकिस्तान में भी कोरोना वायरस के बायस 10,000 से ज़ायद अफराद जान की बाजी हार गए। कोरोना वायरस से मुकाबला करने के लिए हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से अपनाई गई स्मार्ट लॉकडाउन की हिकमत अमली को पूरी दुनिया में कामयाब तस्वुर किया जाता है। और ये बात भी एक हकीकत है कि कोरोना वायरस ने पाकिस्तान के निस्बत अमेरिका, भारत और बरतानिया जैसे बड़े ममालिक को ज़्यादा मुतासर किया है। लेकिन इसके बावजूद आज वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर की जानिब से इंतहाई एक अहम मीडिया ब्रीफिंग दी गई, जिसमें कोरोना वायरस के आम लोगों की ज़िंदगी पर जो मनफी मुआशी असरात पड़े उसको डिटेल में शेयर किया गया। असद उमर ने कहा कि कोरोना वायरस के बायस पाकिस्तान में 2 करोड़ से ज़ायद अफराद बेरोज़गार हुए। इन 2 करोड़ लोगों में से 29% दिहाड़ीदार अफराद थे, जबकि जो 30% अफराद थे ये अपने छोटे मोटे कारोबार चलाते थे जिन्हें बेरोज़गारी का सामना करना पड़ा। असद उमर के मुताबिक कोरोना वायरस की वजह से रोज़गार बंद होने से 34% लोग कहते हैं कि उन्होंने खाने पीने की अशिया के अलावा दीगर चीज़ों की ख़रीदारी को कम कर दिया। लेकिन 50% अफराद ने निस्बतन सस्ती चीज़ें खानी शुरू कर दी, जबकि 47% अफराद ऐसे थे जिन्होंने सारे वक्त के दौरान अपनी जो सेविंग्स थी, जमा पूंजी थी, उनको इस्तेमाल किया या फिर अपने जो असासे थे उनको बेचना पड़ा। असद उमर के मुताबिक कोरोना वायरस की वजह से मुआशी मुश्किलात के शिकार 30% अफराद ने अपने रिश्तेदारों और दोस्तों से कर्ज लेकर अपना वक्त गुजारा। ये आदाद शुमार यकीनी तौर पर तशवीशनाक हैं, जबकि अभी भी दुनिया भर में कोरोना वायरस की दूसरी लहर तो जारी है। फिर कोरोना वायरस अपनी किस्म भी बदल रहा है जो ज़्यादा ख़तरनाक है। हुकूमत की जानिब से कोरोना वायरस की तीसरी लहर के आने का खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है। दुनिया के 43 ममालिक ने कोरोना वैक्सीन का इस्तेमाल शुरू कर दिया है, लेकिन असद उमर कहते हैं कि कोरोना की वैक्सीन आने में, यहाँ पाकिस्तान में आने में अभी वक्त लगेगा। मगर अहम सवाल ये है कि आवाम की मुआशी सूरत हाल को बेहतर होने में कितना वक्त लगेगा। एक तरफ आवाम को महंगाई के तूफ़ान का सामना है, तो दूसरी तरफ हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान एहतसाब और इंतकाम की जो एक बहस है ये ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। एक तरफ बिजली का ब्रेकडाउन है जो मुल्क में गवर्नेंस के ब्रेकडाउन में तब्दील होता हुआ नज़र आ रहा है, तो दूसरी तरफ सेनेट के इजलास से लेकर PDM के जलसों तक हमें वफाक और सूबों के दरमियान वसाइल और इख्तियारात की तकसीम के लिए एक नई बहस जो है ना वो जन्म लेती हुई नज़र आ रही है। एक तरफ हुकूमत अपने इत्तेहादियों को मरदमशुमारी के मामले पर मनाने में नाकाम नज़र आ रही है, तो दूसरी तरफ पाक सरजमीन पार्टी 17 जनवरी को मरदमशुमारी के नताइज के खिलाफ कराची में रैली निकालने का ऐलान कर रही है। फिर एक तरफ ब्रॉडशीट केस हुकूमत के लिए नवाज शरीफ को करप्ट साबित करने के लिए काफ़ी दिखाई दे रहा है, तो दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून इस केस को अपनी फतह तस्वुर कर रही है। एक तरफ वज़ीर आज़म अपोजिशन पर हुकूमत गिराने के लिए इस्टेब्लिशमेंट पर दबाव डालने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो दूसरी तरफ अपोजिशन DG ISPR के गुज़श्ता रोज़ के बयान को इमरान खान के मौक़िफ़ की तरदीद करार दे रही है। अब सवाल ये है कि क्या हुकूमत और अपोजिशन की लड़ाई में एक आम आदमी जो है, अवाम जो हैं, इनके मुआशी मसाइल हल हो सकेंगे क्या? फिर ये भी सवाल अहम है कि अपोजिशन का जो मार्च है ये आम आदमी की मुश्किलात को कैसे कम करेगा। सवाल ये भी बड़ा अहम है कि क्या लोगों को रोज़गार देने के लिए हुकूमत को अपनी स्ट्रेटजी को, अपनी हिकमत अमली को, अपनी पॉलिसीज़ को बदलने की ज़रूरत है क्या? इस पर मैं बात करूँगी। मुझे ज्वाइन किया है वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी असद उमर साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया असद उमर साहब आपका। आज आपने बड़ी डिटेल में बड़ी इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बड़ा अहम डेटा आपने शेयर किया कि कोरोना वायरस और लॉकडाउन के नतीजे में हमारे यहाँ जो 2 करोड़ लोग बेरोज़गार हुए, 54% अफराद ऐसे थे जिन्होंने खाने पीने की अशिया को कम जो है ना वो ख़रीदा, 47% लोग ऐसे थे जिनकी सेविंग थी, फिर कुछ लोगों ने कर्ज लेकर गुजारा किया। बात यह है कि कोरोना तो अभी भी मौजूद है। जो 2 करोड़ नंबर्स बेरोज़गार लोगों की आपने बताए हैं, इनमें से कितने रिहैबिलिटेट हो चुके हैं, कितनों को दोबारा रोज़गार मिल चुका है, और अभी कितने लोग बेरोज़गार हैं दूसरी लहर के नतीजे में, ये शेयर कीजिएगा। देखिए, इसके अंदर शाजिया जो पहली लहर थी उसमें ये अक्टूबर के आखिर तक 5 नवंबर तक का ये डेटा इन्होंने सर्वे के अंदर कवर किया था, और उस वक़्त तक अल्हम्दुलिल्लाह 95% लोग जिनकी रोज़गार ख़त्म हुई थी उनको वापस रोज़गार मिल चुका था। उसके बाद जो है नवंबर और दिसंबर का महीना जो हमारा गुजरा है
उसमें बड़ी सनतों के अंदर बड़ी तेजी से इजाफा हुआ है और कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटीज के अंदर भी बड़ी तेजी आई है। तो हमारा इस वक्त तखमीना ये है कि वो जितने लोग थे वो तमाम वो भी रोजगार मिल चुका है, बल्कि उससे ज्यादा लोग आज रोजगार में हैं। और अभी कुछ देर पहले मैंने ट्वीट किया है कि हमारी जो बड़ी सनतें होती हैं, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग का जो नंबर्स आते हैं, वो नवंबर के भी नंबर्स हमारे पास आए हैं पाकिस्तान ब्यूरो स्टैटिस्टिक के। तो जुलाई से नवंबर जो है वो 7.4% का इजाफा है बनिस्बत उसी पीरियड के पिछले साल के। लेकिन सिर्फ नवंबर जो है उसमें 14.5% इजाफा है, 14.5% का इजाफा है बनिस्बत नवंबर 2019 के। तो बड़ी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का फजल है कि मईशत के अंदर जान नजर आ रही है और ख़ासतौर पर मैन्युफैक्चरिंग जो है, सनतें जो हैं वो बड़ी तेज़ी से ग्रो हो रही हैं। तो इसलिए जैसे मैंने कहा कि अब हमारा तखमीना ये है कि वो तमाम लोग जो हैं उनको रोज़गार बहाल हो चुका है, बल्कि उससे ज़्यादा लोग इस वक्त रोज़गार ले रहे हैं जो कोरोना आने से पहले था। और उसकी वजह यह है कि क्योंकि हम स्मार्ट लॉकडाउन के ऊपर चले गए थे और वो जो हमने बंदिशें की हुई थी, मईशत को हमने खोल दिया था, इसलिए अब जो है वो नुकसान नहीं हुआ। एक तो बेरोजगारी बहुत बड़ा फैक्टर है कि लोगों की कुव्वत खरीद कम हुई, लोग खाने पीने की अशिया नहीं खरीद सके या सस्ती खरीदने में मजबूर थे, या बहुत से लोग जो थे वो कर्ज लेकर गुजारा कर रहे थे। 2-3 रोज़ पहले मुख्तलिफ अखबारात में एक रिपोर्ट शाया हुई है महंगाई के हवाले से कि 2020 एक ऐसा साल था, महंगाई के लिहाज से पाकिस्तान एशिया में सबसे पहले नंबर पर था। भारत में भी ये शरह कम थी, बांग्लादेश में 5.6% थी, नेपाल में 6.4% थी, श्रीलंका में 4.7% थी। एक तो बेरोजगारी तो फैक्टर है, लेकिन ये महंगाई कितना बड़ा फैक्टर है? जाहिर है ये तो हुकूमत की जो पॉलिसीज होती हैं उसका नतीजा है जिसकी वजह से महंगाई बढ़ती है। तो इसको आप कितना बड़ा फैक्टर समझते हैं कि लोगों की कुव्वत खरीद कम हुई? इसमें आप समझते हैं हुकूमत को कसूरवार समझते हैं इसमें आप? देखें, इसमें तो कोई शक नहीं कि 2020 में हमें महंगाई नज़र आई और वो महंगाई हुकूमतों की पॉलिसीज़ के और उन्होंने जो फैसला साजी की उसमें उसका एक बहुत बड़ा अमल दखल था। हाँ। लेकिन वो कौन सी पॉलिसीज़ थी जो 2017 की दिसंबर में मिफ्ता इस्माइल जिस वक़्त वज़ीर ख़जाना थे, तो उस वक़्त उन्होंने फ़ैसला किया कि ये इसहाक डार साहब ने जो पॉलिसी रखी हुई थी एक आर्टिफिशियल रुपए को होल्ड करने की, और उसकी वजह से हमारा बैरूनी खसारा इस ख़तरनाक हद तक बढ़ चुका था कि हम डिफ़ॉल्ट कर रहे थे, उसको बदलने की ज़रूरत है। तो रुपए की कदर के अंदर कमी आनी शुरू हुई और मिफ्ता इस्माइल के होते हुए ही रुपया 105 से बढ़ के कोई 122 तक तो पहुंच गया था। 17 रुपए का सिर्फ 7 माह के अंदर जो है कमी आ गई थी। वो मजमूई तौर पर जो करेक्शन हुई उस खसारे को रोकने के लिए वो तकरीबन 50% थी। अब जब 50% महंगा होगा या रुपए की कीमत के कदर में कमी आएगी तो जाहिर है हम तो दालें भी बाहर से पाकिस्तान में इंपोर्ट होती हैं, खाना पकाने का तेल भी बाहर से आता है, उसके अलावा जो डीजल है जिससे सारा फ्रेट का निज़ाम चलता है, यानी जो भी चीज़ बिकती है पाकिस्तान में जो ट्रकों पे चलती है वो उसके लिए जो डीजल इस्तेमाल, हर चीज़ जो है वो महंगी हुई और उस महंगाई का असर आपको नज़र आया। जब एक दफ़ा रुपए की कदर के अंदर जो है स्टेबिलिटी आई, एक तवाज़ुन आया, उसका असर भी अब आपको नज़र आना शुरू हो रहा है। उसके अलावा जो वज़ीर आज़म ने बड़े ज़ाती तौर पे फोकस के साथ जो फैसले किए और मॉनिटरिंग की, जो वो चीज़ें जो अवाम जो है वो रोज़मर्रा तौर पर इस्तेमाल करते हैं, उसमें खाने की चीज़ें जो हैं अशिया खुर्दनोश एक बहुत बड़ा हिस्सा होती हैं, वो सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स होता है। वो जब महंगाई अपनी उरूज के ऊपर थी तो वो सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स शाजिया 20% से ऊपर गया हुआ था। हाँ। और ये जनवरी 2020 की बात है। हाँ। आज जनवरी 2021 में वो जो 20% एक साल पहले से ऊपर शरह गई हुई थी सिर्फ 5.6% था जो पिछला हफ्ता हमारा गुजरा है। तो वो जो आप खित्ते के दूसरे ममालिक की बात कर रहे हैं 5%, 6%, ये उसी रेंज के अंदर आ गया है। तो इंशाअल्लाह ताला उम्मीद ये है कि 2021 में जो मईशत की रफ्तार है नमू की वो भी बहुत बेहतर होगी पिछले साल से। IMF ने तो कहा है कि 8.8% तक आ जाएगी ये शरह। आप क्या इससे कम एक्सपेक्ट कर रहे हैं? इससे कम भी हो सकती है?
हमारी और वज़ीर आज़म की जो हिदायत है वो बिल्कुल इससे कम की है और इस वक्त उससे हम कम पहुंच चुके हैं और हमारी उम्मीद यही है कि इससे भी कम रहेगी। एग्जैक्ट जो है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान हमारी करता है मॉडलिंग, उनका देखना पड़ेगा कि वो क्या फोरकास्ट कर रहे हैं, लेकिन हमारी जो उम्मीद है वो इससे भी कम होगी जो IMF कह रहा है और यकीनन पिछले साल से तो बहुत कम। अच्छा असद उमर साहब, आप तो लम्हा बलम्हा सारी सूरत हाल को ज़ाहिर है रोज़ देख रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं, रोज़ का डेटा ले रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। अब जो कोरोना की नई किस्म है जो बहुत ज़्यादा लोगों के लिए ख़तरनाक है, इसकी शरह क्या है लोगों के इफेक्ट होने की, इसकी डेथ रेशो क्या है? सबसे पहले ये बताइएगा कि मौसम की शिद्दत कितना बड़ा फैक्टर है इस नई किस्म में लोगों के ज़्यादा इफेक्ट होने पर? देखिए, मैं आखिरी वाली चीज़ का पहले जवाब देता हूँ। मौसम बराह रास्त तो नहीं, इसमें कोई अभी तक हमारे पास ऐसी सबूत नहीं है कि उससे बराह रास्त असर हो, लेकिन उससे लोगों के रहन सहन पे जो असर पड़ता है, लोग बंद कमरों में ज़्यादा होते हैं, एक दूसरे के करीब होते हैं, तो उसकी वजह से जो है वो ख़तरा ज़रूर बढ़ता है। और वबा के फैलाव में हमने देखा है कि मौसम में जब सर्दी आई तो दुनिया के अंदर हमने ये देखा कि उससे वबा के उमूमी तौर पर फैलाव नज़र आया। जहाँ तक आप नई जो स्ट्रेन है इसकी वायरस की उसका पूछ रहे हैं, देखें वो जीनोम सीक्वेंसिंग करनी होती है और पाकिस्तान में ज़ाहिर है वो लिमिटेड कैपेसिटी है, तो ऐसा तो नहीं है कि हम आपको पूरा बता सकें कि कितना केसेस हैं पाकिस्तान के अंदर, लेकिन ये हमें पता है कि वो केसेस पाकिस्तान में, जिस तरीके से दुनिया में मेरे ख्याल में कम से कम 30-35 ममालिक ऐसे हैं जहाँ ये नई स्ट्रेन आ चुकी है, वो पाकिस्तान में भी है। अच्छा, इसमें अभी तक जितना डेटा सामने आया है उससे ये नज़र आया है कि इससे फैलाव ज़्यादा आसानी से होता है, हाँ। लेकिन ये मोहलक ज़्यादा नहीं है। लेकिन क्योंकि फैलाव ज़्यादा आसानी से होता है तो नतीजतन अगर हम फ़र्ज़ ये करें कि 100 लोगों को कोरोना होता है और उसमें से 2 लोगों की अमवात हो जाती है औसतन, जिसको CFR भी कहा जाता है, केस फैटेलिटी रेशो, अगर वो 2% भी रहे, लेकिन अगर वबा ज़्यादा तेज़ी से फैल रही है तो वो 2% जो है इसका मतलब तौर पर हलाकतें ज़्यादा है। और शायद यही वजह है कि आपने देखा है इस वक्त बरतानिया के अंदर अगर आप देखें तो एक होशरुबा लेवल की अमवात हो रही हैं। हाँ। एक छोटा सा मुल्क है पाकिस्तान की निस्बत 1/3 भी आबादी नहीं है और एक दिन में 1600 अमवात हो रही हैं वहाँ पर, जो उनकी पहली लहर से कहीं ज़्यादा है। तो ऐसे में भी सवाल तो ज़ाहिर आता है ना कि इस वैक्सीन कब तक यहाँ पर जो है ना वो अवेलेबल हो सकेगी? कोई कह रहा है जी मार्च तक आ जाएगी, फिर कहा जा रहा है कि सितंबर अक्टूबर तक आ जाएगी। आपके पास एग्जैक्ट कुछ इन्फॉर्मेशन है कि इस वैक्सीन की अवेलेबिलिटी पाकिस्तान में कब तक कंफर्म हो सकेगी? देखें, वैक्सीन की दस्तयाबी पाकिस्तान के अंदर जैसे हमने पहले अनाउंसमेंट की थी कि पहली सहमाही जो है 2021 की, उसमें इंशाल्लाह वैक्सीन आना शुरू हो जाएगी। यानी वो मार्च का महीना बनता है, हम कोशिश तो कर रहे हैं कि उससे भी पहले ले आएँ, लेकिन मार्च के महीने तक डेफिनेटली हमें ये उम्मीद भी है, हमें कॉन्फिडेंस है कि इंशाल्लाह ताला आ जाएगी। जो वैक्सीन आ रही है वो जो फैसला हुआ था काबीना का, उसके अंदर सबसे पहली तरजीह तो है जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं जो पाकिस्तान में तकरीबन 3 से 5 लाख के करीब हैं। हमारा अंदाज़ा 5 लाख के करीब था, रजिस्टर इस वक्त को 2.5 से 3 लाख कर चुके हैं। उनको सबसे पहले देनी है और उसके बाद 65 साल से उम्र से ज़्यादा के लोग हैं, तो इनको जो है वो तो वैक्सीनेशन इंशाल्लाह ताला इसी सहमाही के अंदर शुरू हो जाएगी। 2 मुख्तलिफ सोर्सेज हैं इस वक्त, ध्यान से इस वक्त उम्मीद है कि ये वैक्सीन आनी शुरू हो जाएगी और उसके अलावा भी हम दूसरे कंपनी के साथ राब्ते कर रहे हैं और जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा ये बढ़ता जाएगा। लेकिन तमाम पाकिस्तान की आबादी के लिए, तमाम अगर ना भी हो तो कम से कम 40-50% की तो वैक्सीनेशन होगी। कुछ जो बहुत छोटे बच्चे हैं उनकी करने की शायद ज़रूरत नहीं है, तो वो भी जो बहुत बड़ी तादाद है वो चंद करोड़ बनते हैं और वो उन सबको करते करते ज़रूर कुछ चंद महीने लगेंगे। वो जो है वो बहुत जल्दी नहीं होगा, इसलिए अगले चंद माह जो है वो एहतियात बहुत। कुछ सियासी सवालात भी करना चाहती हूँ आपसे, सियासी मामलात पर भी बात करना चाहती हूँ। अच्छा, ये अमन व अमान की सूरत हाल की निगरानी के लिए जो 5 वज़रा पर मुश्तमिल कमेटी बनाई गई है, प्राइम मिनिस्टर ने जो बनाई है, आप इस कमेटी का हिस्सा हैं, जिसके कन्वीनियर शेख रशीद साहब हैं, फिर फ़रोग नसीम साहब इसका हिस्सा हैं, वज़ीर तालीम इसका हिस्सा हैं। क्या ये स्पेसिफ़िकली लॉन्ग मार्च के पेश नज़र ये बनाई गई है? टास्क क्या है आप लोगों का, जिम्मेदारी क्या दी गई है आप लोगों को इस कमेटी में?
देखिए, ये इसकी पहली मीटिंग जो है इस कमेटी की वो जुमेरात को होगी और वहाँ पर फिर हम बातचीत करके इसकी कुछ खदोखाल जो हैं वो फाइनल करते हैं। जो मुख्तलिफ मेंबर हैं हर एक के अपने अपने ख़यालात हैं, तो वो फ़ैसला ये हुआ कि हम आपस में कुछ बातचीत करने के बाद फिर एक प्रपोज़ल प्राइम मिनिस्टर के सामने रखेंगे और फिर उसकी बुनियाद के ऊपर इसका किया जाएगा कि क्या क्या इसके पहलू हैं जिसके अंदर इस कमेटी ने मदद करनी है। बुनियादी तौर पर तो वो इंटीरियर मिनिस्ट्री का काम है या सूबाई हुकूमतों का काम है, लेकिन ये कमेटी उसके अंदर क्या किरदार अदा कर सकती है, किस तरीके से कमेटी को काम करना चाहिए। मैं अपने ख्यालात जुमेरात को उस कमेटी की मीटिंग के अंदर इंशाल्लाह ज़रूर पेश करूंगा। वो तो ये मुनासिब नहीं है कि वो पहले से इंफरादी मेंबर जो है अपने ख्यालात मीडिया में बात करना शुरू होते हैं। एक दफ़ा इज्तिमाई तौर पर फैसला कर लेंगे, कलेक्टिव फैसला करेंगे, उसके बाद उमर साहब बड़ी कन्फ्यूजन है। एक तरफ हुकूमत कहती है कि भाई हमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अपोजिशन की इस तहरीक से लॉन्ग मार्च करें, इस्लामाबाद आएँ, लेकिन हुकूमत का अपोजिशन कुछ बिगाड़ नहीं सकती है। इमरान खान 5 सालों के लिए वज़ीर आज़म है, 5 साल अपने पूरे करेंगे, लेकिन समझ में नहीं आती दूसरी तरफ ऐसी क्या उजलत है, कमेटियां भी बन रही हैं, फिर आप लोगों को टास्क भी दिए जा रहे हैं लॉन्ग मार्च के पेश नज़र अमन व अमान की सूरत हाल को बेहतर वो सामने रखते हुए, फिर क्यों आप लोग परेशान भी नज़र आते हैं, भाव भी दे रहे हैं इस तहरीक को, प्लानिंग भी कर रहे हैं, स्ट्रेटजीज भी बना रहे हैं कि इसको कंट्रोल कैसे करना है, तो ये इतना तजाद क्यों? एक तरफ पर फ़र्क नहीं पड़ता, दूसरी तरफ फ़र्क पड़ता है तो कमेटियाँ बनती हैं। अच्छा, मैं पिछले 3 माह से ये बातचीत चली, मेरे ख्याल में 3 माह में तो अभी तक आप मान जाएंगे ना कि अभी तक तो मुस्तकबिल की बाद में बात करते हैं, अभी तक तो ये साबित हो चुका है ना जो हम कह रहे थे सही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे ख्याल में हुकूमत जो है, और ज़्यादातर मेरे ख्याल में नाक़दीन के ख्याल में भी, हुकूमत आज उससे ज़्यादा मजबूत सिचुएशन में है जो आज से 3 माह पहले थी, और इसमें तो कोई शक ही नहीं कि PDM जो है वो उससे ज़्यादा कमज़ोर है जहाँ 3 महीने पहले थी। तो 3 महीने की तहरीक का तो ये हासिल निकला। आगे की जो है वो पिंडी की तरफ मार्च करने के ऐलान के बाद तो नहीं कहीं आप लोग ज्यादा एक्टिव हो गए, इसीलिए कमेटी बनी? नहीं, हम जो है इस्लामाबाद जो है फैसले करता है, यही तो इनको मैं पहले दिन से समझाने की आपको सबको कोशिश कर रहा हूँ। इनको जो इस वक्त तकलीफ है, जो शदीद इनको इख्तिलाज क़ल्ब हो रहा है, वो है क्या? वो इनको आदत है, इन्होंने अपनी ज़िंदगी में सियासत की हुई है, GHQ का चक्कर लगाओ, साजिशें करो, और ये उसमें कई दफ़ा कामयाब भी होते रहे। तो अब उनको नाराज़गी ये है कि अब GHQ क्यों नहीं इन्वॉल्व होता, पिंडी क्यों नहीं इन्वॉल्व हो रहा सियासत के अंदर? वो नहीं होगा पिंडी इस्तेमाल इनके सियासी कामों के अंदर इस्तेमाल नहीं होने के लिए तैयार। कहते ये है कि ये फ़ौज की सियासी मुदाखलत के खिलाफ तहरीक है। असल में तहरीक ये है कि किस तरीके से फ़ौज को सियासत में दाखिल किया जाए, वो फ़ौज नहीं तैयार है। सो इनका उससे कोई ताल्लुक नहीं है, फैसले इधर इस्लामाबाद में होते हैं। लेकिन अगर वो वाला पहलू भी देखना है, जैसे मैंने कहा ये परसों हम बातचीत करके फैसला करेंगे, लेकिन अगर वो वाला भी पहलू देखना है तो हुकूमत की तो सेहत पर कोई नहीं असर पड़ता, लेकिन इस्लामाबाद की आवाम की जिंदगी जरूर मुश्किल होती है, जिस तरह पिछली दफा हुआ था। 2014 में जो इस्लामाबाद में धरना हुआ था उसमें वहां के लोगों की जिंदगी मुश्किल नहीं हुई थी क्या? जी, उसके ऊपर बड़ा ज़बरदस्त तहरीरी फैसला आया था। अतर मिनल्ला साहब जज थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, जो चीफ जस्टिस हैं। हुकूमत ने उस धरने को बंद करने के लिए की थी और उन्होंने एक बहुत अच्छा मुतवाज़िन फैसला दिया था, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि इनका जो आईनी हक है वो ये कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी आज़ादी राय का, और अवाम को जो हक है, जो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट का आइन उनको हक देता है और वो अपनी ज़िंदगियां गुजार सके, उसको किस तरीके से बैलेंस करना है, तो वो एक तरीक़ेकार मौजूद है। उसके बाद आपको पता है एक और केस के अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक फ़ैसला किया था और उन्होंने कहा कि अगर आप आना चाहते हैं, आप आइनी हक इस्तेमाल करना चाहते हैं, ज़रूर करें, आप जाएंगे परेड ग्राउंड के अंदर। उस बाद से वो फैसला उठा के देख लें और उसके बाद से तहरीक इंसाफ की जितने भी जलसे हुए, जो कुछ भी हुआ, वो उसी परेड ग्राउंड के अंदर हुए। तो बड़े खदोखाल वाजे हैं और ये मौजूद हैं और तहरीक इंसाफ उसके ऊपर अमल भी करती रही। बहुत शुक्रिया। वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी असद उमर साहब मेरे साथ थे। नाज़रीन, अब मुझे ज्वाइन किया है मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना तनवीर साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया राना तनवीर साहब आपका। राना साहब, ब्रॉडशीट के सरबराह के इंकशाफात के बाद
मुस्लिम लीग नून का जो एक बयानिया है, जो मौक़िफ़ है करप्शन को लेकर, जो हुकूमत बात करती है एहतसाब की और करप्शन की कि मुस्लिम लीग नून का दौर और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का दौर जो है वो करप्शन से भरा पड़ा है, लेकिन ब्रॉडशीट के सरबरा ने जो इंकशाफात किए हैं कि किस तरीके से नवाज शरीफ साहब की तरफ से किसी को भेजा गया और रिश्वत की पेशकश की गई कि आप इनके जो एवन फील्ड के अपार्टमेंट्स हैं और जितनी प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन को बंद कर दें, शुरू ना करें, तो आप लोगों का सारा बयानिया मौक़िफ़ बिल्कुल गलत साबित हो जाता है। पहले तो शाजिया, मैं असद उमर साहब की थोड़ी सी बात मैंने सुनी इत्तेफाक से, आपने मैं तो उनके साथ नहीं था, लेकिन क्योंकि मैं इस पे था वीडियो पे, तो वो जो बात कर रहे हैं आज सारी चीज़ें इनके सामने आ रही हैं। वो धरना, इनका धरना जो पार्लियामेंट पे इन्होंने चढ़ाई की, जो प्राइम मिनिस्टर उस पर चढ़ाई की, जो टीवी स्टेशन पे चढ़ाई की, वो आईनी था, वो कानूनी था। और जो फजल रहमान साहब का धरना था, जो जहाँ इन्होंने कहा वहाँ रहे और कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं हुआ, आपको पता है। तो ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस वहाँ से गुजर नहीं सकते थे। फिर उन्होंने कहा था कि हम इसको रास्ता नहीं देंगे, बल्कि वहाँ इन्होंने कपड़े अपने गंदे साफ करे लटकाए। ये लंबी दास्तान है, जिस तरह ये असम्बली में नाचते रहे, जिस तरह ये रिजाइन करते रहे। आपके लॉन्ग मार्च में बात करते हैं, जरा पहले ब्रॉडशीट पे जरा बात कर लें, इसका जवाब दे दें। हाँ, ब्रॉडशीट का जो है वो आपने जो क्वेश्चन किया, मैं समझता हूँ कि ये भी उसी तरह ही कोई मैनिपुलेटेड चीज़ें हैं, जिस तरह सामने ये ला रहे हैं चीज़ें। और जो ब्रॉडशीट का वो मूसवी है, वो मैंने सुना है हेयर से कि वो इनका क्लास फेलो है कि ऑक्सफोर्ड का, किसका, और उसको कोई मैंने किया। ये प्राइम मिनिस्टर जो हमारे हैं, उनका जो इमरान खान साहब है, मैंने सुना है, मुझे बस पता नहीं, लेकिन मैंने सुना है कि उनका ये दोस्त है। और तो आपका मतलब है वो सब कुछ इमरान खान के कहने पे बयान दे रहे हैं? क्यों नहीं, जो कुछ हो रहा है वो सारी चीजें मैनिपुलेटेड होती हैं, एंगुलर होती हैं और इसी तरह आगे बढ़ रही हैं। तो फिर तो नवाज शरीफ साहब को बरतानवी अदालत में इतना बड़ा इल्जाम लग रहा है, झूठ बोल रहे हैं, उनकी सारी रेपुटेशन खराब कर रहे हैं, एक सच्चे बंदे को झूठा साबित करने की कोशिश की जा रही है। बरतानवी अदालत में जाते क्यों नहीं? उनके सरबराह के खिलाफ जाके केस करें, सू करें उन्हें। नहीं, देखे ना, अगर कोई चीजें इस तरह की आती हैं सामने तो उन पे कितना इनके साथ उलझा जाता है। कई हमने दावे किए हैं, इमरान खान साहब पे शहबाज साहब ने दावा किया हुआ है, बेशुमार दावे किए हैं जिसका जवाब नहीं देते। एक लीगल फाइट जो है, एक लंबा प्रोसेस होता है। ये तो इन्होंने सारा एक उद्यम मचाया हुआ है, लेकिन मैं कहता हूँ अगर करप्शन पे ये सीरियस हैं तो आधी कैबिनेट से ज़्यादा इनकी जो वो नायबज़दा है, सारे हमें पता है उनके सिलसिले बैकग्राउंड क्या है और किस तरह आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन किसी तरीके से भी उनकी पूछगिछ नहीं होती। BRT का मसला देखें, आलम जब्बा का मसला देखें। अब BRT का 100 क्यों इन्होंने स्टे लिया हुआ है? फॉरेन फंडिंग पे इन्होंने उसको लंबा खींच रहे हैं। ये जो सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने स्टे लिया हुआ है BRT की वो इंक्वायरी का, तो ये शाजिया इसको भी आप थोड़ा सा हाईलाइट करें इन चीज़ों को, करते रहते हैं मीडिया वाले, ताकि मेरी बात सुन लें, ताकि बजाय पीछे वो क्या कहते हैं रस्सी पीटने को, आप इनको जो सीधा करें। जो इस वक्त कहीं ज्यादा करप्शन के मामलात हैं जो 10 टाइम्स। अच्छा, एक और बात बताएं राना साहब, कल DGI-SPR ने वाजे कर दिया फौज का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, फौज को सियासत पे नाक घसीटा जाए। क्या उनकी इस वजाहत के बाद आज भी PDM का यही मौक़िफ़ है कि हमारी लड़ाई इमरान खान से नहीं है, इमरान खान को लाने वालों से है? मैं समझता हूँ कि ये बात कहने से या करने से इस तरह तो नहीं होगा कि मैं कहूँ, मैंने बिल्कुल जिस तरह ये कहते हैं जी हमने तो वोट लिए हैं, ये PTI वाले कहते हैं, और किधर से वोट लिए हैं? हमें पता है जो होता रहा है। मैंने इलेक्शन लड़ा है, मेरे ज़िले में इलेक्शन हुआ है, एक सीट का मैं बता सकता हूँ, मेरे सामने मुनाजरा कर लें। ये 4 हल्के कहते थे, तो DGI-SPR की वजाहत पर आप लोगों को तसल्ली नहीं है? नहीं, मैं बात उस पर करता हूँ, लेकिन ये जो बात है ये मुझे बताएं। इमरान खान साहब ने कहा मैं सारे हल्के खोलने को तैयार हूँ। मैं कहता हूँ एक हल्का खोल दें, पाकिस्तान का एक हल्का बताता हूँ, वो खोल दें, तो बता दें, हम मान जाएंगे। अगर कोई गड़बड़ नहीं, खुलवाएं। मैं कहता हूँ जाएं अदालत में। नहीं क्या, हमारी सुनते ही नहीं। पिटीशन की तो वो उन्होंने खारिज कर दी टेक्निकल ग्राउंड पे। ये सारी पिटीशनें इनको पता है कि ट्रिब्यूनल ने सारी खारिज कर दी,
और फिर वो सुप्रीम कोर्ट में गया कि जी ये आप क्यों नहीं करने देते रिकाउंटिंग, ये वो सारा जो मुदाखलत, ये कहना कि नहीं हम कर रहे, वो इसको सब मतलब लोगों को, अवाम को पता करना, ये तसर फिर दूर करें। ये तसर जो है जो इलेक्शन में हुआ या को क्या ये सिर्फ ऑपोजिशन को नजर आता है? अवाम ने सवाल उठाया है? कहाँ उठाया अवाम ने सवाल? ये तो ऑपोजिशन को नजर आता है कि एस्टैब्लिशमेंट जो है जो सियासत में मदाखलत करती है। अवाम सारी कहती है इलेक्शन में धांधली हुई है, अवाम सारी को देखे अवाम ने क्या उस इलेक्शन में हुआ है। आपने नहीं देखा कि उस इलेक्शन में क्या हुआ है? धांधली हुई है, लेकिन धांधली किसने कराई है ये तो साबित नहीं हुआ ना। ये किसने कहा है कि धांधली एस्टैब्लिशमेंट ने करवाई है? साबित ये कहाँ साबित हुआ है? ये इलेक्टेबल्स जो इलेक्टेबल्स गए थे वो इनके कहने पे गए थे। आपको सब पता है किस तरह इलेक्टेबल्स एक एक करके जो प्रोफेशनल किस्म पेशावर लोटे हैं वो सारे इनके पास चले गए। ये आप खुदा के लिए अगर सियासत को साफ करना है तो आपका उसमें रोल होना चाहिए मीडिया का। आप इसको हाईलाइट करें कि कौन कौन से वहाँ कैबिनेट में बैठे हुए हैं, मुझे बताएं। पीपल्स पार्टी में एक बंदा होता है, फिर नून में होता है, फिर काफ में होता है, फिर पीटीआई में चला जाता है। ये सारी एक हिस्ट्री है सबकी, ठीक है, जो उधर बैठे हुए हैं। मुस्लिम लीग नून की सारे नायबज़दा हैं। नहीं, कोई हिस्ट्री नहीं हमारी, हमारे तो जो लोग हैं वो बैठे हुए हैं। बस लेकर मुस्लिम लीग नून की कोई हिस्ट्री नहीं है। नहीं, ज़ियाउल हक की बात देखें, ज़ियाउल हक को आप करते हैं, लेकिन एक स्टेज थी जब उस पर हम आ गए कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस में गए और एक मुस्लिम लीग जो मुर्दा थी उसको ड्राइंग रूम से निकाल के एक अवामी पार्टी बनाया मेहनत से। ये असद उमर कह रहे थे जी सियासत, जितनी सियासी स्ट्रगल हमने की है, मियां नवाज शरीफ ने किया या उसकी टीम ने किया, किसी ने नहीं। धांधली ज़्यादा पार्लियामेंट है, धांधली ज़्यादा, फिर तो इस्तीफे दें, साइड पे हो। मैं समझता हूँ नहीं, ये भी होगा, बिल्कुल होगा। इसलिए कैसे होगा? पीपल्स पार्टी तो नहीं दे रही इस्तीफे, कैसे होगा? एक तरफ ज़िमनी इलेक्शन भी लड़ने हैं, सेनेट इलेक्शन भी लड़ने हैं। टाइम आएगा ये सारे इकट्ठे शाजिया इस्तीफा देंगे। लेकिन मुझे बताएं, अगर असेंबली की यही हाल होनी है, ऑर्डिनेंस ही जारी करने हैं, डिसफंक्शनल असेंबली को करना है, उसको अंडरमाइन किया हुआ है पार्लियामेंट की सॉवरेनिटी को, तो फिर वहां बैठने का फायदा फिर इस्तीफे देंगे, ये आप फिक्र न करें। बहुत बहुत शुक्रिया मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना तनवीर हुसैन साहब, बहुत शुक्रिया आपका। मुझे प्रोग्राम में नाज़रीन एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, सदर ट्रंप कौमी सलामती, जमहूरियत और आइन के लिए ख़तरा हैं। उन्हें सदारती ऑफिस में मज़ीद क़याम की इजाज़त नहीं दी जा सकती। ये उन 4 सफ़हात पर मुश्तमिल करारदाद का मतन है जो अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में डेमोक्रेटिक पार्टी की जानिब से पेश की गई है। करारदाद में कहा गया है कि सदर ट्रंप कानून की हुक्मरानी और गवर्नेंस से मुताबिकत नहीं रखते। सदर ट्रंप के मवाख़िज़े के लिए पेश की गई इस करारदाद पर 1 से 2 रोज़ में वोटिंग मतवक्के है। ऐवान नुमाइंदगान में डेमोक्रेटिक पार्टी को रिपब्लिकन जमात पर मामूली बरतरी भी हासिल है, लेकिन 6 जनवरी को कैपिटल हिल पर होने वाले हमले के बाद रिपब्लिकन पार्टी के भी कई रहनुमा सदर ट्रंप से नाराज़ नज़र आ रहे हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी की जानिब से ऐवान नुमाइंदगान में जमा करवाई गई करारदाद में नायब सदर माइक पेंस और उनकी काबीना से ये मुतालबा किया गया है कि वो सदर ट्रंप को ओहदे से बरतरफ करें। करारदाद में नायब सदर पर यह जोर दिया गया है कि वो ट्रंप को आइन की 25वीं तरमीम के तहत सदर के मनसब के लिए नाअहल करार दें, लेकिन सदर ट्रंप की रिपब्लिकन जमात ने करारदाद के खिलाफ फौरी वोटिंग को रुकवा दिया है, जिसके बाद डेमोक्रेट से मवाख़िज़े के लिए इम्पीचमेंट के लिए इल्ज़ामात पेश किए, जिसके तहत सदर के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया गया है। अब आने वाले 1-2 रोज़ में अमरीकी तारीख के हवाले से इंतहाई अहम है। या तो फिर इस पर ट्रंप के खिलाफ मवाख़िज़े की दूसरी बार कार्रवाई शुरू होगी और ट्रंप अमरीकी तारीख के पहले सदर बन जाएंगे जिनके खिलाफ दूसरी बार मवाख़िज़े की कार्रवाई होगी, या फिर सदर ट्रंप 20 जनवरी से पहले ही ओहदे से हटा दिए जाएंगे। जबकि 20 जनवरी को जो बाइडन की तकरीब हल्फ बरदारी उसी इलाके में होने जा रही है जहां गुज़श्ता हफ्ते ट्रंप के हामियों ने हमला करके कांग्रेस और दीगर सरकारी जो इमारतें हैं उनको नुकसान पहुंचाया था। तकरीब हल्फ बरदारी के हवाले से अमरीकी फेडरल इंटेलिजेंस ब्यूरो समेत दीगर खुफिया इदारों ने फिर से पुरतशद्दुद मुजाहिरों के खदशे का इजहार किया है।
FBI और होमलैंड सिक्योरिटी समेत दीगर इदारों की रिपोर्ट्स के मुताबिक जो बाइडन की तकरीब हलफ बर्दारी में के मौके पर न सिर्फ कैपिटल हिल बल्कि पूरे अमेरिका में पुरतशद्दुद मुजाहिरों का खदशा जाहिर किया गया है। FBI के मुताबिक अमेरिका की 50 रियासतों में 16 से 20 जनवरी जबकि वाशिंगटन में 17 से 20 जनवरी तक किसी भी वक्त हंगामे फूट सकते हैं और ये हंगामे गुज़श्ता हफ्ते जो हंगामे हुए उनसे कई ज़्यादा ख़तरनाक भी हो सकते हैं। सदर ट्रंप ने पहले ही जो बाइडन की तकरीब हलफ बर्दारी में शिरकत करने से इनकार कर दिया है, जबकि जो बाइडन कहते हैं कि वो पुरतशद्दुद मुजाहिरों के इत्तलात से बहुत खौफज़दा नहीं हैं। सवाल ये है कि क्या दुनिया की सुपर पावर में इक़्तिदार की मुंतकली का जो एक प्रोसेस है ये पुरअमन तरीके से हो पाएगा? सवाल ये भी है कि क्या सदर ट्रंप के ख़िलाफ़ मवाख़ज़े की दूसरी बार कार्रवाई नाकाम होगी? इस पर मैं बात करूँगी। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं वाशिंगटन से तज्ज़ियाकार आदिल नजम साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आदिल नजम साहब आपका। आपको क्या लगता है कि डेमोक्रेटिक जो हैं ये इम्पीचमेंट की तहरीक को कामयाब करवा पाएंगे? करारदाद तो पेश कर दी गई है। देखिए, जहाँ तक तो लीगल मसाइल हैं और आज की खबर की बात है तो इम्पीचमेंट की जो करारदाद है उसका पेश होना इम्पोर्टेंट था, उसका पास होना ना इम्पोर्टेंट है इतना ज़्यादा और ना ही लाइकली है। ना ही ये लाइकली है कि 25वीं अमेंडमेंट के तहत जो है पेंस साहब जो है वो सदर को कहेंगे कि जनाब आप घर जाएं। ना ही ये लाइकली है, जो शायद बेहतर होता, ना ही ये लाइकली है कि डोनाल्ड ट्रंप इस किस्म के शख्स हैं कि कहें कि अच्छा यार इतना शोर मच रहा है तो मैं खुद ही रिजाइन कर देता हूँ। विच इज व्हाट जो डेमोक्रेट भी यही चाहते हैं शायद, और कुछ रिपब्लिकन मतलब ये हुआ कि वो खुद रिजाइन नहीं करेंगे। नहीं, ये करने वाले हैं नहीं यार। ये तो देखे ना, एक शख्स होता है ना, जो बच्चा होता है, रोंदू होता है, वो जो मर्जी हो जाए जब गेम खत्म होती है तो कहता है जी मैं ही जीता, जो मर्जी हो जाए वो जिद पे पड़ जाता है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने सारी जिंदगी में कभी जो है अपनी शिकस्त तस्लीम नहीं की और ये एक तरह से सरप्राइज भी नहीं है। लेकिन जो अहम चीज है जो आपकी पेश लफ्ज में भी थी वो ये नहीं है कि इस करारदाद का क्या होता है या इम्पीचमेंट का क्या होता है, वो ये है कि अमेरिका की आने वाली सियासत की जो तोड़ है, जो टूटी हुई है, ये उसका मजहर है, ये ट्रेलर है उस सियासत का जो ना सिर्फ हम 20 जनवरी को देखेंगे जब इनॉग्रेशन होगी और होगी, कुछ ना कुछ उस पर हाथापाई भी शायद इम्कान यही लगता है कि होगी, लेकिन इनॉग्रेशन होगी, पावर का ट्रांसफर होगा। लेकिन इनॉग्रेशन इस लिहाज से भी मुख्तलिफ होगी अमरीकी तारीख में कि शायद अमरीकी तारीख में ये पहली बार होगा कि हारने वाला जो कैंडिडेट है वो जीतने वाला जो सदर है उसकी तकरीब हलफ बर्दारी में शिरकत ना करे। इस लिहाज से कितनी मुख्तलिफ तकरीब होगी ये? जी बहुत मुख्तलिफ, हालिया तारीख से बहुत मुख्तलिफ होगी, लेकिन जब 250 साल की तारीख हो तो उसमें हर किस्म के पंगे हुए होते हैं। तो अमेरिका के जो दूसरे सदर फाउंडिंग फादर्स में से जॉन एडम, वो रातों रात भाग गए, व्हाइट हाउस से निकल गए क्योंकि वो टॉमस जेफरसन की हलफ बर्दारी पर नहीं शामिल होना चाहते थे। ऐसा भी हुआ कि एक वाइस प्रेसिडेंट और एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की जो है गोलियां चल गई दोनों की, और उनमें से एक जो है फिर हिलाक भी हो गया। तो कहने का मकसद ये हुआ तो बहुत कुछ है, लेकिन अनकरीब जो हालिया सियासत है जिसका मजर ये है कि अमेरिका की जो मॉरल अथॉरिटी है इंटरनेशनल, जो वो दुनिया में आके कहता है कि जनाब आप डेमोक्रेसी लाएं, हम आपको बताते हैं, हम आपकी मदद करते हैं, अब वो किस मुंह से ये जो मेजर पावर है वो बाकी दुनिया को डेमोक्रेसी का सबक दे सकेगी? एंड दैट इज वन ऑफ द आउटफॉल्स इस सिलसिले का। लेकिन अगेन माय मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि जो हम देख रहे हैं ये 1, 2, 3 दिन की सियासत नहीं है, 1, 2 हफ्ते की सियासत नहीं है। अब हम ये टूटी हुई सियासत जो है खुलते हुए देखेंगे कई सालों तक। अच्छा, 5-6 दिन के हवाले से अमरीकी जो इदारे हैं वो भी खौफज़दा हैं कि हंगामे फूट सकते हैं, जो 6 जनवरी को हंगामे हुए उससे ज़्यादा ख़तरनाक हो सकते हैं। इस हवाले से लोगों में कितना खौफ है? एक जो बड़ी तकरीब होती है, एक बड़ा इज्तिमा होता है, वैसे ही होगी तकरीब? देखिए, इस वक्त तक तो डेमोक्रेट्स ही कह रहे हैं कि हम तकरीब वैसे ही करेंगे, लेकिन क्योंकि कोविड है हमने वैसी नहीं करनी थी, पहले ही हमारा प्लान वैसा नहीं था जैसे पहले होती थी, क्योंकि वो हो सकती नहीं है कि हम बड़े बड़े मजमे नहीं लाएंगे, लेकिन हम एक फॉर्मल इनॉग्रेशन जरूर करेंगे, ये पहली बात। सो इन अ वे ये भी याद रखिएगा कि कोविड के दौरान अगर ये कुछ ना भी होता तो वैसी तकरीब तो नहीं होनी थी जैसी ओबामा के वक्त हुई या उसके बाद या उससे पहले हुई। लेकिन इस वक्त खौफ भी है कि क्या होगा,
ये भी खौफ है कि कहां कहां होगा, और खौफ से ज्यादा एक दुख भी है। इसका मजहर आप ये देख लें कि इस वक्त जो खबर आ रही है वॉशिंगटन से, वो ये है कि वॉशिंगटन में जो फौजी नफरी है, जो नेशनल गार्ड्स हैं, उनकी तादाद इज ग्रेटर देन, ज्यादा है बनिस्बत इस वक्त जो अमेरिकी फौजी अफगानिस्तान में मौजूद है। और इसका मुहासना इसलिए जरूरी है, अहम है, कि इन अ वे इट शोज के जो सिक्योरिटी चैलेंज है अमेरिका का, वो किस तरह शिफ्ट हो गया। और अब सिक्योरिटी चैलेंज का एक बहुत बड़ा अफगानिस्तान में पीस करवाते करवाते अपने मुल्क का पीस इनका खतरे में पड़ गया, सिर्फ एक शख्स की वजह से, जिसका नाम है प्रेसिडेंट ट्रंप। बिल्कुल बिल्कुल, डोनाल्ड ट्रंप जो है मेरे ख्याल में तारीख में जाएंगे एज ए वेरी वेरी डिविसिव पर्सनैलिटी। लेकिन एक और अहम बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब 20 को गायब नहीं हो जाएंगे। ये भी तकरीबन तय है कि डोनाल्ड ट्रंप विल बी अ बिगर प्रेजेंस। आप इन पे कई और प्रोग्राम करेंगे, जो भी आपके विजुअल्स वगैरह उन्हें संभाल के रखें। डोनाल्ड ट्रंप जो है अमूमन जो होता है ना कि प्रेसिडेंट गायब हो जाता है, अपनी लाइब्रेरी बना लेता है, स्टेट्समैन नजर आता है, ये वैसे जाने वाले शख्स नहीं है। जैसे कि रिपब्लिकन के अपने लोग बड़े नाराज हैं, जो ट्रंप की हरकतों सकनात रही हैं, जो इनके रिएक्शंस रहे हैं, रिसेंटली इनके कहने पे जो सारे हंगामे हुए, अब वो नायब सदर पर तो जोर देते रहे कि जो बाइडन की जीत का जो प्रोसेस है इसको तस्दीक इसकी ना करें, लेकिन 25वीं आईनी तरमीम के तहत जो नायब सदर हैं वो इनको ओहदे से हटा सकते हैं। ये कितना सीधा रास्ता है? इसमें तो लीगली कोई रुकावट नहीं है, अगर नायब सदर चाहे तो इस आईनी तरमीम के जरिए इनको हटा सकते हैं ना वक्त से पहले। सिंपलर है लेकिन सिंपल नहीं है। नायब सदर खुद नहीं हटा सकते, लेकिन अगर उनके साथ आधी कैबिनेट हो, अगर हाफ द कैबिनेट से आधी कैबिनेट कहे कि हम ये समझते हैं कि ये सदर जो हैं ये डिसेबल्ड हैं, ये डिसेबिलिटी क्लॉज होती है, उमूमन बीमारी की वजह से या किसी ऐसी वजह से ये अपना फर्ज नहीं अदा कर सकते, तो हम इनकी जगह वाइस प्रेसिडेंट को ला देते हैं। और इसकी वजूहत ये हैं कि कभी हमला होता है, कभी असैसिनेशन होती है। एक अमेरिका के सदर 100 साल पहले वुडरो विल्सन जो थे, उन तकरीबन 1 साल उनकी जो सदारत है वो उनकी बीवी चलाती थी, और फंक्शनली जो थी, उनकी बार फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका भी कहते हैं, क्योंकि ही हैड अ स्ट्रोक एंड तो उसकी वजह से इस किस्म की जो है, सो यस पॉसिबल है, आसान नहीं है, डोनाल्ड पेंस नहीं करेंगे। और उसकी वजह यह है कि देखें, कुछ उनके जो साथी हैं डोनाल्ड ट्रंप के, वो नाराज हैं, लेकिन सारे के सारे खौफ ज़्यादा ये हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ अगर हम खड़े हो गए तो हमारी अपनी स्टेटमेंट है, क्योंकि उनको ये पता है कि वो उनकी जो वोट उनको पड़े हैं वो डोनाल्ड ट्रंप के नाम पे पड़े हैं। बिल्कुल सही। तो अब जो प्रेसिडेंट ट्रंप की एक मेंटल जो कंडीशन है, इस पर सवालात उठ रहे हैं, वहाँ की आवाम भी उठा रही है, अपने पार्टी के लोग उठा रहे हैं, डेमोक्रेटिक उठा रहे हैं, कहा जा रहा है कि पेंटागन को भी इससे बहुत ज़्यादा खदशा है। तो वाकई क्या ये अगर मज़ीद अब कहा जा रहा है कि 8-10 दिन जो रह गए हैं, ये वाकई ख़तरे की अलामत है अब अमरीका के लिए? देखिए, खतरा हो सकता है, लेकिन इस वक्त मेरे ख्याल में एजुकेटेड गेस ये है कि ही विल रिमेन प्रेसिडेंट। इन अ वे वो आइसोलेट हो गए हैं, वो इंतहाई लोनली हो गए हैं। आप ये समझे ना कि जो वाइस प्रेसिडेंट है माइक पेंस, खबर ये है कि पिछले 6 दिनों में उन्होंने बात नहीं की आपस में। माइक पेंस की जब जान पे हमला हो रहा था तो डोनाल्ड ट्रंप ने कम उनसे पूछा भी नहीं। सो इन अ वे जो है ना, बात ही बंद हो गई है विद इन गवर्नमेंट। डोनाल्ड ट्रंप की तकरीबन आधी 1/3 कैबिनेट जो है वो रिजाइन कर चुकी है। सो इन अ वे ही इज वेरी आइसोलेटेड। इस वक्त एक तरह से वॉशिंगटन में उनसे ज्यादा लोनली आदमी कोई नहीं है। लेकिन लगता ये है कि पॉलिटिक्स ऐसी है कि ये अपना टाइम वेट आउट करेंगे, क्योंकि देखिए रिपब्लिकन। अच्छा, कोई ऐसे भी खदशात हैं कि जब जो बाइडन अपने ओहदे का हलफ ले लेंगे उसके बाद भी ये खतरा रहेंगे, रिएक्ट कर सकते हैं, जैसा कि ये मुल्क के सीक्रेट्स को जानते हैं, बड़े सीक्रेट जो राज होते हैं इनके पास हैं, कुछ भी ये कर सकते हैं, कुछ ऐसी भी एक्सपेक्टेशंस हैं कि अपना ग्रज निकालने के लिए, रिवेंज के लिए प्रेसिडेंट ट्रंप किसी भी हद तक जा सकते हैं। हाँ, एक्सपेक्टेशन हो ना हो, लेकिन खतरा जरूर है। देखें आप, ये जो हुआ था, हरकत हुई थी कैपिटल पे, उससे एक दिन पहले जितने भी लिविंग अलाइव जितने भी सेक्रेटरीज ऑफ डिफेंस हैं, जो दिफा के वजीर अमेरिका के, ऑल रिपब्लिकन डेमोक्रेट्स, उन्होंने एक स्टेटमेंट लिखी कि जी हमें बड़ा खौफ है कि ये जो शख्स इस वक्त व्हाइट हाउस में है ये क्या कर गुजरे। तो जब वो प्रेसिडेंट नहीं रहते, एक तो देखें वो चुप नहीं बैठेंगे, चाहे उन्हें ट्विटर बंद करें, चाहे आप पार्लर बंद कर दें, चाहे फेसबुक कुछ करें, ट्रंप ने कोई तरीका निकालना है। एंड ही इज गोइंग टू नॉट ओनली कि वो 2024 की इलेक्शन की तरफ लड़ेंगे, एक तरह से ये गेम ऑफ थ्रोन्स अब शुरू हो गया, क्योंकि उनकी अपनी जो औलाद है, उनकी बेटी भी, उनका बेटा भी,
सो एक तरह से एक मूवमेंट बन गई है। तो इस वक्त अमेरिका की जो सियासत है, मैं बारहा ये कहता हूं कि वो जो है वो बिखरी भी नहीं है, वो बिफरी भी नहीं है, वो टूटी हुई है। इट इज अ ब्रोकन पॉलिटिक्स। बहुत बहुत शुक्रिया। तज्जियाकार वाशिंगटन से आज हमारे साथ थे, थैंक यू वेरी मच। मुझे प्रोग्राम में नाज़रीन एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, गुज़श्ता साल 25 नवंबर को हमने अपने प्रोग्राम में नादरा के गैर महफूज बायोमेट्रिक डाटा के ख़िलाफ़ कानून इस्तेमाल होने और इससे फिर मुल्की सलामती को दरपेश चैलेंजेस और आवाम में अपनी शनाख्त खोने के ख़दशात को इस पर बात की थी, इसको उजागर किया था। अपने प्रोग्राम में हमने ये भी बताया था कि कोरोना वायरस की वजह से बेरोज़गारी से दो चार होने वाले 20,000 से ज़ायद अफराद फरसूदा जो बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी है इसकी वजह से हुकूमती जो इमदाद है इसको हासिल करने से भी महरूम रहे, जबकि शनाख्ती कार्ड में सिक्योरिटी फ़ीचर्स के दावों के बावजूद गैर मुल्की शहरी पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड बासानी हासिल कर लेते हैं। हैरानकुन बात यह भी है कि इस संगीन मसले के सबसे अहम स्टेक होल्डर्स नादरा और PTA ने कभी भी सिस्टम को बेहतर करने की तरफ तवज्जो नहीं दी। हमारी तरफ से मामला मंजर आम पर लाए जाने के बाद अब वफाकी काबीना ने इस पर नोटिस लिया है, जबकि वफाकी वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी ने 15 करोड़ बायोमेट्रिक सार्फिन की शनाख्त और मुल्क की सिक्योरिटी को महफूज बनाने के लिए कदम उठाया है और नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के माहिरीन से रुजू किया है, जिसके बाद टेस्टिंग भी की गई है। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के माहिरीन ने LES टेक्नोलॉजी को बायोमेट्रिक से मुतालिक मुल्क और आवाम को दरपेश तमाम चैलेंजेस और मसाइल का हल करार दिया है। नस्ट यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट के मुताबिक PTA और नादरा मुश्तरका कोशिशें करके नाकिस बायोमेट्रिक का जो निज़ाम है इसके ज़रिए होने वाली डेटा चोरी जो है इसको रोक सकते हैं और आवाम में शनाख्त खोने और फिंगरप्रिंट चोरी होने जैसे तो तहफ़्फ़ुज़ात हैं इसको भी दूर कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि जब दुनिया भर में बायोमेट्रिक सिस्टम में LES टेक्नोलॉजी अपनाई जा चुकी है तो पाकिस्तान में कौन से अनासिर इस टेक्नोलॉजी की राह में रुकावट हैं? वफाकी काबीना ने नादरा और दीगर स्टेक होल्डर्स को इस हवाले से क्या डायरेक्शंस दी हैं, इसी पर मैं बात करूंगी इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ सुहेल इकबाल भट्टी से। सुहेल, इस मामले पर अब वफाकी काबीना की क्या डायरेक्शंस हैं, क्या उन्होंने कहा है और किन खदशात का इजहार किया जा रहा है? शादी, देखिए, जैसा कि हमने 25 नवंबर को अपने इस प्रोग्राम में ये दस्तावेजी सबूत के हमरा ये बात की थी कि जो नादरा और PTA का जो डाटा का गैर महफूज निज़ाम है, बिलखुसूस जो मौजूदा प्रिज्म टेक्नोलॉजी के ज़रिए से बायोमेट्रिक की जाती है, उससे जहाँ पर एक यानी बेजाली बैंक अकाउंट्स खोल रहे हैं, रकूम की वसूली के अंदर फ्रॉड हो रहे हैं, गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन में फ्रॉड हो रहे हैं, उसके साथ साथ बहुत से लोगों को अपनी शनाख्त खोने का कर्ब है। एहसास कैश प्रोग्राम के दौरान वो लोग जो डिजर्विंग थे वो अपने फिंगरप्रिंट्स मैच न होने की वजह से हुकूमती इमदाद से महरूम रहे और डॉक्टर सानिया निश्ता साहिबा ने काबीना के सामने ये इंकशाफ किया था। चूंकि जो हमारी मौजूदा बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी है, जब फिंगरप्रिंट्स एज बढ़ने के साथ 65 साल की एज में वो अंगूठे के थंब इंप्रेशन चेंज होते हैं, वो उसको रिकॉग्नाइज नहीं करता और फ्रॉड भी बहुत बड़े पैमाने पर हो रहे थे, आपकी शनाख्त चुरा ली जाती है। इस मसले को हल करने के लिए बुनियादी जिम्मेदारी थी PTA और नादरा की, लेकिन उन्होंने लगता यह कि अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं की। अब वफाकी काबीना ने दोबारा इस मामले का नोटिस लिया है, चूंकि रुझान के अंदर एक और एहसास कैश प्रोग्राम की बड़े पैमाने के ऊपर एक्सरसाइज की गई। नाइट एडिशन को मसूल होने वाले दस्तावेज के मुताबिक वहां पता चला कि नादरा का जो बायोमेट्रिक डाटा है वो गैर महफूज है और उसका इलीगली बहुत बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जा रहा है। ये तमाम अरकान के लिए बहुत शॉकिंग न्यूज़ थी और इसके साथ प्राइम मिनिस्टर ने बरहमी का इजहार किया और ये डायरेक्शन दी कि आप इसको महफूज बनाने के लिए इकदाम करें, तमाम स्टेक होल्डर के साथ बैठ के इस मामले को आप टेकअप करें। सबसे बड़ी बात जो जिम्मेदारी थी नादरा की, PTA की, चूंकि ये वो दो इदारे हैं जो इस पूरे मसले को हल कर सकते थे लेकिन नहीं किया गया। लेकिन एक आपको दाद देना पड़ेगी वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी को, जिन्होंने इस मामले को टेकअप किया और इस मकसद को मसले को हल करने के लिए, चूंकि यहां पर मुल्क की सलामती एट स्टेक है, अवाम के मसाइल हैं, वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी ने नस्ट यूनिवर्सिटी से राब्ता किया
और उन्होंने पूछा कि जो एक डिवाइस भी भिजवाई गई, नस्ट के माहिरीन ने अपने लैब के अंदर उसकी टेस्टिंग की। टेस्टिंग के बाद उन्होंने रिपोर्ट वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी को अरसाल करते हुए इस बात की तस्दीक की है कि जो स्पूफिंग टेक्निक्स हैं, जो जिस वजह से लोगों को फ्रॉड और जालसाजी का सामना करना पड़ता है, उससे छुटकारा हासिल करने के लिए और जो मौजूदा कमजोर बायोमेट्रिक का सिस्टम है, लाइट एमिटिंग सेंसर जो है LES टेक्नोलॉजीज का वाहिद हल है। ये बहुत कैटेगोरिकली उन्होंने अपनी रिपोर्ट के अंदर लिखा है और इन्होंने उसको इंडिपेंडेंट कन्फर्मिटी रिपोर्ट। उनका इस मामले पर क्या कहना है? वो भी इस पर अपनी तजावीज दे रहे हैं? शाजी, हमने नादरा से भी इससे पहले राब्ता किया था, PTA से भी राब्ता किया था। दोनों नादरा और PTA के तर्जुमान ने अपना मौकिफ दिया। नादरा तक वही उनका एक रवायती मौकिफ था कि हम डाटा को महफूज बनाने के लिए हर तरह की मुमकिन इकदाम कर रहे हैं, लेकिन मसला यह है जो बायोमेट्रिक के लिए जो सिस्टम टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं उसको अब आपकी फेडरल कैबिनेट कह रही है कि वो उससे डाटा उसका मिसयूज हो रहा है, उसको तब्दील करने की जरूरत है। PTA का मौकिफ सामने आया, उन्होंने एक सारा क्राइटेरिया अपना बताया, उसके बाद उन्होंने कहा कि हम इस सिलसिले से निपटने के लिए अब ये कर रहे हैं कि फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी लेके आए। ये उसका हल नहीं है। दुनिया भर के अंदर इस मसले के लिए जहां पर नौजवान हो, जिस तरह पाकिस्तान के अंदर 15 करोड़ के लगभग बायोमेट्रिक वाले सार्फिन हैं, जो उन्हें मुख्तलिफ स्टेजेस के ऊपर बैंक अकाउंट्स हो, गाड़ियों को रजिस्ट्रेशन हो, रकूम की वसूली का मामला हो, उनके फिंगरप्रिंट्स यूज होते हैं बायोमेट्रिक के जरिए। PTA टेलकोस को एक डायरेक्शन जारी करता है जिसके अंदर वो टेक्नोलॉजी का लेवल बताता है। सिर्फ PTA ने उनको कन्वे करना है कि आपने ये टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करनी है, लेकिन लगता है कि PTA एक ऐसी टेक्निक से अडॉप्ट करने जा रहा है पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी मुतारिफ नहीं करवाई गई अभी तक। बिल्कुल, दुनिया भर के अंदर मुतारिफ कराई जा चुकी है और इसको हमने जानने की कोशिश की कि कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो इस टेक्नोलॉजी की राह में रुकावट हैं। तो दीगर शोबों की तरह जो कुछ ऐसे लोग जो फरसूदा पुरानी ऑब्सलीट टेक्नोलॉजी फराहम करते थे, उन लोगों ने हमारे कुछ इदारों को जो इस बायोमेट्रिक सिस्टम के अंदर एक इनकलाबी तब्दीली ला सकते हैं, वहां पे उन्होंने मुबैना तौर के ऊपर उनको मैनेज किया हुआ है कि आप पुरानी ऐसे TORs तैयार करें, ऐसे टेंडर्स करें जिसके अंदर LES टेक्नोलॉजी आ ही ना सके। वही पुरानी टेक्नोलॉजी जो कि इंतहाई सस्ते दाम पर आती है और उन्हें अपने दाम फरोख्त की जाती है और उसके अंदर जरा ये कहते हैं कि बहुत से लोगों का इंटरेस्ट इन्वॉल्व होता है, जिसका खमियाजा इस मुल्क के गरीब अवाम भुगत रहे हैं, जिसका खमियाजा इस मुल्क की सिक्योरिटी को अदा करना पड़ रहा है। सिक्योरिटी एट स्टेक है क्योंकि बहुत से लोगों ने जाली शनाख्ती कार्ड भी बनवा लिए थे। तो वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी और नस्ट की टीम ने एस्टेब्लिश किया है कि LES एक वाहिद सोल्यूशन है पाकिस्तान को इस चैलेंज से निकालने के लिए। सही, बहुत शुक्रिया। इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ सुहेल इकबाल भट्टी में नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। प्रोग्राम के लिए आप हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।